बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस देहाती जाहिल लड़की को कभी बीवी तस्लीम नहीं करूंगा। मेरे गुस्से की शिद्दत से घर की दीवारें लरज उठी। मेरे चेहरे पर झुंझुलाहट, हिकारत और नफरत का एक ऐसा इम्तिजाज था जो किसी भी इंसान को झुका दे। ऊपर की गैलरी में खड़ी फरीहा, जो मेरी फूफीजाद थी और अब मेरी बीवी, उसने मेरी आवाज़ सुनकर फौरी तौर पर तकलीफ और बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। उस लम्हे वो सिर्फ एक बोझ थी, एक गलती जिसे मैंने सिर्फ चंद दिनों के अंदर अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करने का फैसला कर लिया था। ये तमाम तबाही मेरी मैट्रिक के इम्तहानात के फ़ौरन बाद शुरू हुई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए बैरून मुल्क अप्लाई करूं, जदीद तालीम हासिल करूं और एक शानदार करियर बनाऊं। मगर मेरे तमाम ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो गए जब अब्बू ने एक तरफा फैसला सुनाया। एक सुपहर खाने की मेज़ पर अब्बू ने बज़ाहिर बेफिक्री से कहा, हमने फरीहा से तुम्हारा निकाह कर दिया है, वो अगले हफ्ते आ जाएगी। मैं सकते में रह गया। ये सब इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि मुझे कोई रद्द-ए-अमल देने का मौका ही नहीं मिला। अब्बू की बात पत्थर पर लकीर थी और उनके सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। मैं एक मॉडर्न शहर का लड़का था जो फैशन ब्रांड्स और बैनुल अक़वामी मयार पर यकीन रखता था, और वो फरीहा, एक गाँव की लड़की जिसकी सादगी, लिबास और लहजा मेरे लिए एक खुला मजाक था। सबसे बड़ी बात, उसका वजन काफ़ी ज़्यादा था, जो मेरे लिए नफरत में जलती पर तेल का काम कर गया। उसके मोटापे और गांव के लहजे की वजह से मुझे शदीद कोफ्त होती थी। शादी के बाद कॉलेज के दिनों में जब मैं दोस्तों से मिलता तो वो फौरन मुझे छेड़ना शुरू कर देते। क्यों भाई, पेंडू बीवी वाले, कैसी गुजर रही है? एक दोस्त ने मजाक उड़ाया, दूसरे ने हंसते हुए कहा, सुना है मोटी बेगम ने तुम्हारे सारे ख्वाब तोड़ दिए हैं। ये ताने मेरे गुरूर को कुचल देते थे और मेरी नफरत फरीहा के लिए मजीद गहरी होती चली गई। मेरे जहन में खूबसूरत, स्मार्ट और मेरे मयार की जीवन साथी का तस्वुर था जो मेरे साथ बैनुल अक़वामी दुनिया में कदम मिलाकर चले। फरीहा उस तस्वुर के बिल्कुल बरक्स थी। वो मेडिकल की तालिबा थी और ज़हीन थी। मैंने कई बार उसे रात गए किताबें पढ़ते देखा था, लेकिन मैंने जानबूझकर इस हकीकत को नज़रअंदाज किया। मेरे लिए उसका मोटा होना और गांव का लहजा बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मैंने उसे सिर्फ एक ही लेबल से देखा, जाहिल और देहाती। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी कबूल करूँगा? मैंने एक दिन उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर गुस्से से कहा, मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, तुम मेरे लिए एक दीवार हो जिसे मुझे गिरा देना है। फरीहा ने नरमी से जवाब दिया, मुझे मालूम है उमर, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने अब्बू की बात नहीं टाली, लेकिन मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। उसकी ये मासूमियत और खामोशी मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं चाहता था कि वो मुझसे लड़े, अपना हक मांगे, ताकि मुझे उसे तलाक देने का कोई ठोस बहाना मिल जाए। मगर उसकी खामोशी मेरी नफरत को मज़ीद ताकत दे रही थी। मैं दिन रात उसे नज़रअंदाज करता। मैं अपने घर में ऐसे रहता जैसे वो एक अजनबी हो। मैं कोशिश करता कि मेरा रास्ता कभी उसके रास्ते से ना गुजरे। मैंने तय कर लिया था कि ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलेगा और जैसे ही मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। मेरे अंदर उसके लिए नफरत के बीज गहराई तक पैवस्त हो चुका था। मैं इस बात पर हैरान था कि एक लड़की मेडिकल की तालिबा होने के बावजूद कैसे इतनी मोटी हो सकती है। मैं उसकी सलाहियतों को बिल्कुल नज़रअंदाज करता और सिर्फ उसकी ज़ाहरी खामियों को अपनी नफरत का मरकज़ बना लेता। एक रात वो मेरे कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से खड़ी हुई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, उसने धीमी आवाज़ में पूछा। मैंने किताब से नज़रें उठाए बगैर ही सख्ती से जवाब दिया, ये मेरा कमरा है फरीहा, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं और तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कुछ भी अहम नहीं हो सकता। जाओ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो चुपचाप चली गई और मैंने अपने आप को फातह महसूस किया। मैंने अपने कमरे को अपना किला बना लिया था और मैंने उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उसे अपना चेहरा भी दिखाना गवारा नहीं किया, न ही कभी उसके साथ बैठकर एक लम्हे के लिए भी बात की। मैंने उसे अपने दिल से निकाल फेंका था, ये सोचे बगैर कि मेरा रवैया उस पर क्या असर डालेगा। मेरा सारा फोकस अब यूनिवर्सिटी में बेहतरीन ग्रेड्स हासिल करने और बैरून मुल्क तालीम के लिए तैयारी पर था। फरीहा मेरे लिए एक रुकावट थी और मैं जल्दी उस रुकावट को हटाकर अपने ख्वाबों की तरफ परवास करना चाहता था। मेरे दिल में यही यकीन पुख्ता था कि मैंने जो रास्ता चुना है वही मेरे लिए कामयाबी का वाहिद रास्ता है। मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री मुकम्मल हुई तो एक दिन मेरे कमरे में खुशी का तूफान आया। मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से दाखिले की तस्दीक का ख़त मिल चुका था और साथ ही एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मंजूर हुई थी। ये मेरी बरसों की मेहनत का समर था, लेकिन इस खुशी में एक बोझ भी शामिल था, फरीहा। मुझे याद है जब मैं ये खबर लेकर अब्बू के पास गया तो उनके चेहरे पर पहले तो फ़ख्र की चमक थी, मगर जब मैंने कहा कि मैं जल्द ही अमेरिका के लिए परवास करने वाला हूँ तो उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। तुम क्या कह रहे हो उमर? अब्बू ने अपनी आवाज़ को सख्त करते हुए पूछा। तुम शादीशुदा हो, तुम इस तरह अपनी बीवी को छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैंने कंधे उचका दिए।
अब्बू, ये मेरी तालीम और करियर का मामला है। आप जानते हैं मैंने हमेशा ये ख्वाब देखा है। मैं वहाँ तालीम के दौरान इस बोझ को अपने साथ नहीं रख सकता। फरिया का माहौल वहाँ मुख्तलिफ होगा और मेरी तवज्जो हट जाएगी। बोझ? अब्बू का लहजा अब गुस्से से दहक रहा था। शर्म करो, ये तुम्हारी बीवी है जिसका निकाह मैंने खुद तुम्हारे सर पर रखा था। अगर तुम्हें जाना ही है तो या तो उसे अपने साथ लेकर जाओ, उसे तलाक देकर जाओ। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। मैं अंदर ही अंदर भड़क उठा। तलाक देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने तलाक दी तो अब्बू को सख्त सदमा पहुंचेगा और वो मुझे जायदाद से आग भी कर सकते हैं। ये मेरा आखिरी कार्ड था। मैंने एक लंबी सांस ली और एक चालाकी से काम लिया। अब्बू, अगर आपकी यही जिद है तो मैं तलाक नहीं दूंगा। मैं उसे यहाँ छोड़ कर जाऊंगा, लेकिन मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। आपको भी मालूम है कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। ये महज एक कागज का टुकड़ा है जिसे मैं बाहर जाकर खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी मैं तलाक देकर आपको और खुद को तकलीफ नहीं देना चाहता। अब्बू ने कुछ देर सोचा। उनकी आंखों में शदीद मायूसी थी। वो मेरी और फरिया की शादी को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें जज्बाती तौर पर मजबूर कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम अपनी तालीम के पीछे भागो, लेकिन याद रखना तुम इस रिश्ते को धोखे में रखकर जा रहे हो। तुम्हारा ये अमल तुम्हारे लिए तबाही का सामान पैदा करेगा। अब्बू ने सर झुका लिया और कमरे से बाहर निकल गए। उनकी नजरों में जो मायूसी थी वो मुझे उस वक्त भी चुभ गई, मगर मेरे ख्वाब के सामने सब कुछ हेज था। मैंने 2 हफ्तों में अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। इस दौरान मेरा फरिया से कोई मुकालमा नहीं हुआ। वो अपने कमरे में रहती और मैं अपने कमरे में। हमारी शादी को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे और इन 2 सालों में हमारी मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाकी तौर पर किचन या दालान में हुई थी। उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, ना ही कभी मुझसे प्यार या तवज्जो मांगी। वो एक खामोश भूरी भारी लड़की थी, मगर मेरे लिए उसके मोटापे और देहाती पस मंजर से ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती थी। आखिरी दिन एयरपोर्ट जाने से चंद घंटे पहले मुझे ड्राइंग रूम में उसका सामना करना पड़ा। वो सामान के पास खामोशी से खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे वो पत्थर की बनी हुई हो। मुझे लगा शायद ये आखिरी मौका है कि मैं उसे थोड़ा बहुत अपनायत दिखाऊं, लेकिन मेरी अना और नफरत ने मुझे रोक दिया। सुनो, मैंने सर्द लहजे में कहा, जैसे किसी अजनबी से बात कर रहा हूं। उसने अपना सर ऊपर उठाया। पहली बार मैंने उसकी आंखों में एक गहरा समंदर देखा। उन आंखों में कुछ था जो मेरी नफरत को भी पिघला सकता था, मगर मैंने फौरन अपनी आंखें फेर ली। तुम्हारा इंतजार बेकार है। मैंने गोया अपनी जीत का ऐलान किया। मैं यहाँ दोबारा पलट कर नहीं आऊंगा, और अगर आया भी तो सिर्फ इस रिश्ते को खत्म करने के लिए। जल्द तुम्हें आजाद कर दूंगा और फिर जाकर तुम भी अपनी जिंदगी गुजारना। मैंने ये अल्फाज उसके दिल में खंजर की तरह उतार दिए। मैंने उसके जज्बात का जरा भी ख्याल नहीं किया। मुझे एक लम्हे के लिए महसूस हुआ कि उसके हाथ कांपने लगे हैं और उसकी आंखों में नमी सी आ गई है, लेकिन मैंने फौरन अपने दिल को सख्त कर लिया। मुझे लगा मैंने उससे बहुत बड़ा बदला ले लिया है, उस तौहीन का जो मुझे उसकी वजह से यूनिवर्सिटी के दोस्तों के सामने बर्दाश्त करनी पड़ी थी। वो कुछ बोली नहीं, वो सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया और मुड़कर चली गई। उसकी खामोशी मुझे ज़्यादा तकलीफ दी गई। मैंने दिल पर पत्थर रखा और अब्बू, अम्मी और बहनों से गले मिलकर अलविदा लिया। अब्बू के चेहरे पर अब भी अफसोस था, जैसे वो जानते हो कि मैं एक गलत रास्ते पर चल पड़ा हूँ। जब मैं घर से निकला और कार में बैठा तो मैंने फरिया के कमरे की खिड़की पर एक लम्हे के लिए देखा, लेकिन वहाँ पर्दा पड़ा था। मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा और मेरा जहाज हवा में बुलंद हुआ। मेरे जहन में सिर्फ अमेरिका का रोशन मुस्तकबिल था, जहाँ कोई पेंडू बीवी या मोटी बेगम वाले का ताना नहीं होंगे। मेरे हाथ में तलाक के वो कागजात थे जिन्हें मैंने अब्बू के सामने इस्तेमाल नहीं किया था, मगर मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अमेरिका पहुंचते ही मैं इन्हें भेज दूंगा और ये बोझ हमेशा के लिए अपने सर से उतार दूंगा। जहाज की खिड़की से बादलों को देखते हुए मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं वापस आकर इस नाम नेहाद रिश्ते को ख़त्म कर दूंगा। मैंने फरिया को अपनी ज़िंदगी के सफ़े से हमेशा के लिए मिटा दिया था, और मैं उस वक्त नहीं जानता था कि ये मेरा सबसे बड़ा पछतावा बनेगा। मुझे अपनी आज़ादी से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं थी, और मैंने उस आज़ादी की कीमत एक मासूम इंसान के दिल और अपने बाप की खुशी से अदा कर दी थी। ये परवाज़ सिर्फ अमेरिका की नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी अखलाकी अक़दार और इंसानियत से दूरी की परवाज़ थी। मैं पूरी तरह खुदगर्जी की दलदल में फंस चुका था। अमेरिका पहुंचकर मेरी ज़िंदगी में एकदम से तब्दीली आई। वहाँ की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, मुकम्मल आज़ादी और किसी भी किस्म की रोक टोक ना होना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फ़ौरन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी, जहाँ मेरे मुल्क के ख़ानदानी बंधन, रस्म व रिवाज और मेरे किए हुए फ़ैसलों की कोई अहमियत नहीं थी। मैंने सबसे पहले यही फ़ैसला किया कि मुझे अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाना है। तकरीबन 1 साल गुजरा था कि मेरी मुलाकात सारा से हुई।
जो मेरी यूनिवर्सिटी में ही थी। वो एक खूबसूरत, मॉडर्न, अमरीकी लड़की थी जिसकी शख्सियत में एक बोल्ड अंदाज था। सारा मेरी सोच के ऐन मुताबिक थी। समाज को आज़ादाना अंदाज में जीने वाली, किसी भी किस्म के जज्बाती बोझ से आज़ाद। उसकी पतली जिसामत, खूबसूरत मुस्कुराहट और आज़ाद ख्याली ने मुझे उसकी तरफ खींच लिया। मैंने ख्वाबों में भी हमेशा ऐसी ही ज़िंदगी सोची थी। बहुत जल्द मैंने अपने ख़ानदान और अपनी पुरानी ज़िंदगी के तमाम ताल्लुकात को बालाए ताक रखते हुए सारा से शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि फरीहा कानूनी तौर पर अब भी मेरी बीवी है। मैंने सारा को अपना जीवन साथी बना लिया। मेरे लिए फरीहा सिर्फ एक माजी का पछतावा थी जिसे मैंने बहुत पहले ही अपने जहन से निकाल दिया था। मैंने फ़ोन उठाया और अब्बू को अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया। अब्बू, मैंने शादी कर ली है। मैंने सारा से शादी की है। मैंने मुख्तसर और ठोस अल्फाज में बात की। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी उतार गई। मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो मुझ पर चीखेंगे, नाराज़ होंगे, लेकिन खामोशी ज़्यादा खौफनाक थी। फिर एक आवाज़ आई, मगर वो आवाज़ मेरे प्यारे अब्बू की नहीं थी। वो किसी पत्थर की तरह सख्त और खुरदुरी थी। तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। तुमने अपनी माँ, बहनों और ख़ानदान को क्या मुँह दिखाने के लायक छोड़ा है? एक देहाती लड़की को बीवी तस्लीम नहीं कर सके तो क्या तुम्हें दूसरी लड़की से शादी करने का हक मिल गया? अब्बू की आवाज़ में शदीद दर्द और मायूसी थी। मैंने बात को संभालने की कोशिश की। अब्बू, ये मेरा फैसला है। फरिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। बस करो, अब इस घर के लिए तुम्हारा कोई हक बाकी नहीं रहा। हमारा तुमसे, तुम्हारी तालीम से, तुम्हारे अमेरिका से कोई वास्ता नहीं। तुम आज से हमारे लिए मर चुके हो। और फिर फ़ोन बंद हो गया। मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरे कानों में वो जुमला गूंज रहा था, अब इस घर के लिए तुम्हारा कोई हक बाकी नहीं रहा। मेरा बाप, जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था और जिसके फ़ख्र के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था, अब मुझसे शदीद नाराज़ था। मैंने फ़ौरन फरिया को तलाक के कागजात भेज दिए ताकि मैं अपने आप को अपने जुर्म के एहसास से आज़ाद कर सकूं। मैंने सोचा कि अब मैं आज़ाद हूं। 3 दिन के बाद मुझे तलाकनामे पर दस्तखतशुदा जवाब मिला। उसने बगैर कोई सवाल किए, बगैर कोई शिकायत किए मुझे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। मुझे लगा मैंने खुद को आज़ाद कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर कोई खला पैदा हो रहा था जिसे मैं नज़रअंदाज कर रहा था। सारा और मेरी ज़िंदगी शुरू में तो बहुत अच्छी रही। मैंने उसे महंगे से महंगे तोहफे दिए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। मैंने उसके लिए एक खूबसूरत अपार्टमेंट लिया और खूबसूरत फर्नीचर से उसे सजाया। हर हफ्ते पार्टी होती, दोस्त आते और मैं उस रंगीन ज़िंदगी का मज़ा लेता जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा था। लेकिन जल्दी इस खूबसूरत ज़िंदगी के पीछे छुपा एक भयानक सच मेरे सामने आने लगा। सारा की तरजीहात बहुत वाज़ेह थी। उसे मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार था। वो एक अयाश तबीयत की थी और माली फ़ायदा उठाना उसकी पहली तरजीह थी। अगर मैं उसे कोई महंगा तोहफा या नई कार नहीं देता तो उसका रवैया फ़ौरन बदल जाता। एक रात मैंने उसे किसी दूसरे शख्स के साथ बात करते हुए सुना। हाँ, इसके पास बहुत पैसा है और मैं भी इसके साथ हूँ, फिक्र न करो। जैसे ही मुझे उसकी डिग्री मिलेगी मैं उसे छोड़ दूंगी। उसने शायद मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये बात कही, या शायद ये उसकी हकीकत थी। मेरे दिल को शदीद चोट लगी। जिस आज़ादी, मोहब्बत और स्मार्टनेस के पीछे मैं भागा था वो सब एक झूठ निकला। मेरा घर, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था, अब एक ठंडी और खाली जगह बन चुका था। मैंने अपनी तमाम तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज़ कर दी। मेरे पास सारा से ताल्लुक़ ख़त्म करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि मैं अमेरिका में बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगा। मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी एक अज़ाब बन चुकी थी और मेरे दिल पर एक बोझ था कि मैंने एक मासूम इंसान, फरीहा को, सिर्फ अपनी खुदगर्जी की वजह से छोड़ा था। मेरे वालिद की नाराज़गी हर वक्त मेरे जहन में गूंजती रहती थी। मेरी ज़िंदगी बाहर से रोशन थी मगर अंदर से मैं टूट रहा था। सारा ने मुझे मुकम्मल तौर पर माली और जज्बाती तौर पर निचोड़ना शुरू कर दिया था। मैं इस अजाब से निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। मेरी दुनिया, जिस पर मुझे फ़ख्र था, अब मेरे लिए एक जेल बन चुकी थी जिसकी सलाखें मैंने खुद अपने लिए बनाई थी। मुझे शिद्दत से अपने वालिद के प्यार और घर की याद आने लगी, मगर मैं अब पलट नहीं सकता था क्योंकि मैंने पीछे हर रिश्ता तोड़ दिया था। सारा के साथ मेरी दूसरी शादी की नाकामी ने मेरी ज़िंदगी को पाश पाश कर दिया था। जिस आज़ादी और खुशी की तलाश में मैंने अपना घर, अपना वक़ार और अपना पहला रिश्ता दांव पर लगाया था, वो सब एक धोखा साबित हुआ। सारा की मुसलसल बेवफाई और बदकिरदारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया। उसकी अय्याशियों और मेरे पैसे को गैर जिम्मेदारी से उड़ाने के वाक़यात ने मुझे ये तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। आखिरकार शदीद जहनी दबाव और दिल के टूटने के बाद मैंने वो कदम उठाया जिससे मैं खौफज़दा था। एक सख्त और तल्ख बहस के बाद मैंने सारा को तलाक दे दी। अदालत के लंबे चक्कर और माली नुकसानात ने
मुझे तकरीबन खाली कर दिया था। मैं तन्हा हो गया था। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी, अच्छी नौकरी भी थी, लेकिन मेरा घर बिल्कुल खाली था। मुझे शदीद तन्हाई और पछतावे ने घेर लिया था। मैं हर वक्त अपने बाप, अपनी अम्मी और पुराने घर की यादों में खोया रहता था। मुझे बार बार अब्बू के वो अल्फाज याद आते थे कि तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। काश मैंने उनकी बात सुनी होती। मैंने सारा के साथ 5 साल गुजारे थे और वो 5 साल एक अजाब से कम नहीं थे। मुझे अब एहसास हो रहा था कि रिश्ते की असल कदर सुकून में होती है, ज़ाहिरी खूबसूरती या मॉडर्नपन में नहीं। एक शाम मेरा दिल बहुत बोझल था। मैं शहर के एक पुरसुकून पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गया। सूरज गुरूब हो रहा था और पार्क में हलचल कम हो रही थी। मैं अपनी जिंदगी के तारीख पहलुओं पर सोच रहा था कि मेरी नज़र एक प्यार से हंसते हुए बच्चे पर पड़ी जो बेंच के करीब फुटबॉल से खेल रहा था। उसकी हंसी बहुत मासूम थी और उसकी शक्ल में एक अजब सी कशिश थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। वो बच्चा खेलता हुआ मेरे करीब आ गया। उसकी बॉल मेरे कदमों में आकर रुक गई। मैंने मुस्कुराकर बॉल उसे वापस दे दी। हेलो, तुम अकेले खेल रहे हो? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल में अजीब सी ठंडक पैदा की। हेलो, मेरा नाम अहमद है, उसने साफ गोई से कहा। और नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी मामा यहीं करीब हैं। मैंने उससे पूछा कि उसके बाबा कहाँ हैं, तो उसने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे बाबा तो आसमान पर सितारों के पास चले गए हैं। वो ऊपर की तरफ इशारा करके बोला, लेकिन मेरी मामा मेरे लिए बाबा भी हैं और मामा भी। वो डॉक्टर हैं और बहुत बहादुर हैं। उसकी बातों में एक पुख्तगी और प्यार था जो मुझे अंदर तक छू गया। मुझे लगा जैसे मैं पहली बार अपने अंदर की तन्हाई को भूल गया हूँ। वो काफी देर तक मुझसे बातें करता रहा और मैं उसकी बातों में मगन रहा। उसने मुझे अपनी मामा की कहानी भी सुनाई कि वो किस तरह रातों को जाग कर पढ़ाई करती थी और अब एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई है। क्या तुम डॉक्टर हो? अहमद ने मुझसे पूछा। नहीं बेटे, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैंने जवाब दिया। इतने में एक नुस्वानी आवाज आई, अहमद तुम कहाँ हो बेटा, तुम्हें देर हो रही है। अहमद ने फौरन हाथ हिलाया। मामा यहाँ, मैं अंकल से बात कर रहा हूँ। मैंने वो आवाज़ सुनकर अपना सर ऊपर उठाया। वो औरत तकरीबन 25 कदम के फासले पर खड़ी थी। वो बावकार लग रही थी। उसने गहरे नीले रंग का एक कोट और उसके ऊपर एक हल्का सा हिजाब ले रखा था। जैसे ही अहमद ने उसे करीब आने का इशारा किया, उसने मेरे करीब आते ही अपना नकाब और मास्क शायद काम की वजह से चेहरे से हटा दिया। मेरी सांस हलक में अटक गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरे जिस्म में एक शदीद झटका सा लगा। मैं सकते के आलम में उस औरत को घूर रहा था। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, मेरा दिमाग उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया था। मैंने लड़खड़ाते हुए अपने आप से कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। वो मेरे सामने खड़ी थी, मगर बिल्कुल मुख्तलिफ। वो अब वो मोटी देहाती लड़की नहीं थी जिसे मैंने 5 साल पहले नफरत से ठुकरा दिया था। वो अब एक पतली, खूबसूरत और बहुत ज्यादा पुरएतमाद खातून थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक और मतानत थी। उसके चेहरे की साख्त बदल चुकी थी और उसके लिबास में एक पेशा वराना नफासत थी जो एक कामयाब शख्स में होती है। उसके जिस्म पर कहीं भी मोटापे का कोई निशान नहीं था। वो बिल्कुल एक मॉडल की तरह दिखाई दे रही थी, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी गहरी चमक थी। फरीहा, उसका नाम मेरे गले में फंस कर रह गया। मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया, हालांकि वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। इस तब्दीली ने मुझे शदीद झटका दिया। मेरे जहन में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं जब मैं उसे जाहिल और देहाती कहकर उसकी तौहीन करता था, मगर आज वो एक डॉक्टर थी। अहमद मेरा बेटा, उसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक और मतानत थी। उसके चेहरे की साख्त बदल चुकी थी और उसके लिबास में एक पेशा वराना नफासत थी जो एक कामयाब शख्स में होती है। उसकी तब्दीली ने मुझे शदीद झटका दिया। मेरे जहन में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गईं जब मैं उसे जाहिल और देहाती कहकर उसकी तौहीन करता था, मगर आज वो एक डॉक्टर थी। अहमद मेरा बेटा, उसकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है। मेरे बाप का गुस्सा, मेरी दूसरी शादी की नाकामी और फरिया का एक कामयाब डॉक्टर बनना, सब कुछ मेरे सामने एक साथ आ गया। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसकी मैंने कभी तवक्को ही नहीं की थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खुद को एक नाकाम और बेवकूफ़ इंसान महसूस किया। मेरे सामने खड़ी ये खातून एक जिंदा सबूत थी मेरी गलतियों का और मेरी बदतरीन तौहीन का। मैं वहीं साकत खड़ा रहा क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बचा था। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी, मेरे होशो हवास दरम भरम थे। वो फरीहा थी, वही औरत जिसे मैंने तानो तशनी का निशाना बनाया, जिसका मोटापा मेरे लिए बाइस शर्म था और जिसे मैंने पेंडू और जाहिल कहकर अमेरिका की फ़्लाइट पकड़ने से पहले हकारत से ठुकरा दिया था। लेकिन आज वो मेरे सामने एक मुकम्मल तौर पर बदली हुई हस्ती बनकर खड़ी थी। उसने अपने जिस्म को तराश लिया था। उसके चेहरे की साख्त में जो मासूमियत थी, उसके साथ अब एक खुद एतमादी की चमक भी शामिल हो चुकी थी। उसने अपने ऊपर सफ़ेद कोट पहन रखा था जो उसके पेशे की अलामत था और उसके बालों का जूड़ा इंतहाई नफासत से बना हुआ था।
उसका ये रूप मेरे तमाम गलत फैसलों, मेरी नखूत और मेरी खुदगर्जी पर एक जोरदार तमाचा था। अहमद ने मेरे बाजू को छुआ और परेशानी से कहा, मामा देखो ये अंकल कितने परेशान लग रहे हैं, शायद इनकी तबीयत खराब हो गई है। अहमद की आवाज़ सुनकर फरीहा ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर वहाँ मेरे लिए कोई नफरत नहीं थी, ना ही कोई प्यार, ना ही माजी की कोई शिकायत और ना ही कोई रंज। सिर्फ एक गहरी बेहिसी, एक सर्द महरी और एक प्रोफेशनल दूरी थी जो एक डॉक्टर अपने किसी अनजान मरीज से रखती है। मैं इस मुकम्मल लाताल्लुकी से अंदर तक हिल गया। आप ठीक तो हैं मिस्टर? उसने पूछा, और उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे पहली बार देख रही हो। मेरी मौजूदगी का उसकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं था। उसने मेरा नाम लेना भी गवारा न किया। सिर्फ मिस्टर कहकर उसने मुझसे अपना फासला कायम कर लिया। उसके इस तरह नज़रअंदाज करने पर मेरे सीने में एक शदीद दर्द सा उठा जो मेरी नाकाम शादी और अपने बाप की नाराज़गी के बोझ से भी ज़्यादा था। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अपना नाम बताना भी ज़रूरी ना समझा और बस एक ही सवाल दोहरा सका, फरीहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो वहीं थी। उसने अपने कोट की जेब से एक कलम निकाला और उसे घुमाते हुए इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा नाम डॉक्टर फरीहा है और मैं यहाँ एक प्राइवेट क्लिनिक चला रही हूँ। मैंने पाकिस्तान से अपनी मेडिकल डिग्री मुकम्मल करने के बाद यहाँ मज़ीद तरबियत हासिल की है और अब मेरा अपना एक छोटा सा सेटअप है। आपकी इत्तला के लिए मैंने 5 साल पहले ही आपसे कानूनी और जज्बाती दोनों तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। मैंने उससे माफ़ी मांगने और हकीकत जानने के लिए आगे बढ़कर उसे गले लगाने की कोशिश की, जैसे ही मेरा फितरी हक हो। जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ा, उसने फ़ौरन एक कदम पीछे हटकर एक वाज़ेह लकीर खींच दी। उसके चेहरे पर अब पहली बार शदीद गुस्सा उभरा। मिस्टर, फासला रखें। उसने अपनी आवाज़ को कदरे सख्त किया। मैंने आपको इस तरह की इजाज़त नहीं दी। अहमद यही है, आपको क्या चाहिए? मुझे यह एहसास शदीद तकलीफ दे रहा था कि मैंने उसे जाहिल समझा था, मगर वो आज एक कामयाब डॉक्टर बन चुकी थी। मैंने अपनी ही नज़र में खुद को गिरा दिया। एक तरफ मेरा बाप था जो नाराज़ था, दूसरी तरफ एक अमरीकी बीवी थी जो मुझे बर्बाद कर चुकी थी, और अब ये फरीहा जो मेरी तौहीन का जीता जागता सबूत थी। मैंने उसे कभी काबिल नहीं समझा था कि वो तालीम मुकम्मल कर सके, मगर उसने ना सिर्फ तालीम मुकम्मल की बल्कि बैरून मुल्क आकर कामयाब भी हुई। मैंने बेबसी से एक बात कही, मैंने तुम्हें जाहिल समझा था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम। फरीहा ने हंसकर मेरी बात काटी, मगर उस हंसी में सिर्फ तलखी थी। आपने मुझे हमेशा वही समझा जो आप समझना चाहते थे। आपने मेरी शक्ल देखी, मेरे गांव का लिबास देखा, मेरा वज़न देखा, और आपने फैसला कर लिया कि मैं किसी काम की नहीं। आपके नज़दीक खूबसूरती और अकल सिर्फ मॉडर्न और पतली लड़कियों में होती है। उसने अहमद का हाथ पकड़ा, चलो बेटा, हमें देर हो रही है, हमें शाम की मीटिंग के लिए जाना है। वो मुझे वहीं पार्क में अकेला छोड़कर जाने लगी। मैं चिल्लाकर उसे रोकना चाहता था, मुझे बताओ अहमद कौन है, मगर मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उसका वक़ार, कामयाबी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं उसी बेंच पर बेबसी से बैठ गया और मेरी आंखों के सामने 5 साल पहले की एक रात का मंजर घूम गया। वो रात जब मैंने उसे बिना देखे ही रौंद चुका था और उसे अपनी नफरत का निशाना बनाया था। आज मेरे सारे गुरूर और नफरत का बदला तकदीर ने ले लिया था। मैंने अगले चंद दिन सिर्फ फरीहा के क्लिनिक के बाहर गुजारे। मैं किसी तरह उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कामयाब हो चुकी थी, बल्कि इसलिए भी कि मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक सच्चे और बावकार इंसान को ठुकराया था। वो सारा की तरह झूठी और बेवफा नहीं थी। मैंने उसके लिए फूल और महंगे तोहफे भेजे, मगर उसने सब कुछ वहीं वापस करवा दिया, ये जानते हुए भी कि फरीहा कानूनी तौर पर मेरी पहली बीवी थी। उसने मुझे कोई अहमियत नहीं दी और ये मेरे लिए सबसे बड़ी शिकस्त थी। मैंने अपने मोबाइल से उसकी पुरानी और नई तस्वीरों को एक साथ देखा। मोटापा ख़त्म हो चुका था, पेंडूपन गायब हो चुका था, लेकिन वो आंखें जो मैंने 5 साल पहले ठुकराई थी, अब उनमें एक चमक थी जो मुझे खींच रही थी। मैंने अपना फैसला कर लिया था कि मैं अहमद की हकीकत और फरीहा के दिल की दीवारें तोड़ कर रहूँगा। फरीहा की क्लिनिक के बाहर मेरे इंतज़ार को 1 हफ्ता गुजर चुका था। मैंने ये वक्त इस उम्मीद पर सर्फ किया कि किसी तरह फरीहा मेरी मौजूदगी को तस्लीम कर ले और मेरे अंदर के पछतावे को समझ सके। वो मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन अहमद का मासूम चेहरा और मेरी तरफ उसका झुकाव मुझे हर रोज़ पार्क तक खींच लाता था। मैं हर रोज़ शाम को पार्क में जाता ताकि अहमद के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। अहमद बहुत जल्द मुझसे मानूस हो गया था और मुझे अच्छे अंकल कहने लगा था। मैंने महसूस किया कि उसकी शक्ल, उसके हंसने का अंदाज और उसके खेलने का जोश बिल्कुल मेरे बचपन की तरह लगता है। यह एहसास मेरे यकीन को पुख्ता कर रहा था कि अहमद मेरा ही बेटा है।
मेरे दिल पर हर रोज उस बच्चे की तरफ मजीद खींचा चला जा रहा था और मुझे अपने अंदर एक बाप का प्यार शिद्दत से महसूस होने लगा था। एक शाम जब अहमद फुटबॉल लेकर दूर चला गया तो मैंने मौका गनीमत जाना। फरीहा बेंच पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। मैं उसके करीब गया और बड़ी एहतियात से उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ थामते ही मुझे एक शदीद बिजली का झटका सा लगा, वही बिजली जो मैंने सारा के साथ कभी महसूस नहीं की थी। फरीहा ने हैरत और गुस्से से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर मैंने मजबूती से पकड़ा रखा। फरीहा, झूठ मत बोलो, मैं मजीद ये ठोंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ दबाव और बेचैनी से भरी हुई थी। ये बच्चा अहमद, ये मेरा बेटा है ना? मुझे सच बताओ, मैंने तकरीबन चीख कर सवाल किया। मेरा अचानक दबाव और हाथ पकड़ने का अमल फरीहा के लिए गैर मुतवक्के था। उसका चेहरा एक लम्हे के लिए जर्द पड़ गया, जैसे उसका सबसे बड़ा राज अफशा हो गया हो। लेकिन ये वो फरीहा नहीं थी जिसे मैंने 5 साल पहले छोड़ा था। उसने फौरन अपने आप को संभाला। उसकी आंखों में वो सर्द बेहिसी दोबारा लौट आई। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया। मिस्टर, आप हद पार कर रहे हैं, उसने अपने प्रोफेशनल कोट को ठीक करते हुए सख्त लहजे में कहा। आप गलतफहमी का शिकार हैं और मैं आपको खबरदार करती हूँ कि आपकी ये हरकत काबिल कबूल नहीं है। कौन सी गलतफहमी? मैं गुस्से से खड़ा हो गया। तुम्हारी बेटी की पैदाइश और मेरा अमेरिका जाना, ये सब एक ही वक्त में हुआ। मैंने तुम्हें तलाक भेजने से पहले ताल्लुक खत्म किया था। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उसका बाप नहीं हूँ? उसने अपनी आंखों में एक शदीद दर्द भरते हुए कहा। अहमद मेरा बेटा है और उसके बाप की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। उसका लहजा बिल्कुल दो टोक था, जैसे इस हकीकत पर मजीद बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं। उसका जवाब मुझे अंदर तक जख्मी कर गया। वह अहमद के बाप को मुर्दा कह रही थी। मेरे लिए अल्फाज ऐसे थे जैसे मुझे सीने में गोली मार दी गई हो। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे कह सकती हो? मैं उसका बाप हूँ। मैंने ही तुम्हें छोड़ा था, मगर तुम मुझे मेरे बच्चे से महरूम नहीं कर सकती। मेरा हक है उस पर। यह एक जज्बाती लम्हा था जहां मैंने अपनी तमाम गलतियों को तस्लीम करते हुए अपने बाप होने का हक मांग रहा था। यह पहला मौका था कि मैंने अपनी गलती का इकरार किया। फरीहा के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। वो मेरी इस झूठी हमदर्दी को सुनकर हंस पड़ी। उसकी हंसी मेरे लिए ताना थी। 5 साल पहले कहाँ था यह हक, जब आप मुझे छोड़कर जा रहे थे और आपके कागजात में मेरा वजूद भी नहीं था। मैं आपको एक बात बताती हूँ मिस्टर, मैंने सारा को तलाक दे दी है। मैंने उसे कायल करने की कोशिश की और मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। वो एक गलती थी, एक आर्जी कशिश। फरीहा ने अपने पर्स उठाया और मेरे करीब आकर अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए बोली, प्यार? आपने मुझे कभी प्यार नहीं किया। आपने हमेशा मेरी तौहीन की है। आपने मेरे मोटापे, मेरी सादगी और मेरे गांव के पस मंजर की तौहीन की। आपने मुझे जाहिल कहा। आपने मुझे बोझ समझा। प्यार में तो कुर्बानी दी जाती है और आपने सिर्फ फरार हासिल किया। उसने अपना पर्स मजबूती से पकड़ा और अपनी बात का आखिरी हिस्सा मजीद सख्त किया। मैंने अब ये जिंदगी बहुत मुश्किल से बनाई है, तन तनहा। अब मेरे बेटे के साथ और आपके इसमें वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी हैसियत मेरे लिए एक गुजरे हुए साए से ज्यादा नहीं है। ये कहकर उसने अहमद को आवाज दी और तेजी से पार्क से बाहर की तरफ चल पड़ी। मुझे लगा जैसे उसने मुझे वहां बैठे रहने की सजा दे दी हो। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, हार मानकर, और अपने हाथ में पार्क की मिट्टी लेकर उसे रेत की तरह छोड़ दिया। मेरी आंखों में नदामत और तकलीफ का एक सैलाब था। मैंने अपनी जिंदगी में हर वो चीज खो दी थी जो मेरी थी। मेरा बाप, मेरा सुकून और अब मेरा बेटा। मैं अब फरीहा का प्यार या रहम नहीं चाहता था और मैं उससे महरूम हो रहा था। उसके जाने के बाद मैंने कसम खाई कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि अहमद का बाप मर चुका है। मैं अपना हक लेकर रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। फरीहा की सर्दमहरी और अहमद की हकीकत जानने की तड़प मुझे अमेरिका में मजीद टिकने नहीं दे रही थी। मैंने अपना सामान बांधा और अपने बाप से मिलने अपने पुराने घर पाकिस्तान वापस आ गया। 5 साल के बाद घर की दहलीज पर कदम रखना एक अजनबी की तरह था। घर में दाखिल होते ही हर चीज़ मानूस लगी, मगर घर का माहौल गैर मानूस था। अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए साकत हुए, मगर उनके चेहरे पर कोई गर्मजोशी या शफकत नहीं थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने अपनी आवाज़ को सख्ती से भरते हुए पूछा। उनकी आंखों में अब भी वो नाराज़गी थी जो उन्होंने 5 साल पहले फ़ोन पर जाहिर की थी। मैंने अपना सर झुका लिया। मैं अपनी गलती तस्लीम करने आया हूँ अब्बू। मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधारने आया हूँ। मैंने अपनी नाकाम दूसरी शादी, सारा की बदकिरदारी और अपने दिल के खालीपन की पूरी दास्तान उनके सामने रख दी। जब मैंने उन्हें बताया कि फरीहा अब अमेरिका में एक कामयाब डॉक्टर है और उसका एक बेटा है, अहमद, तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए।
मैंने अपने फ़ोन में महफूज अहमद की तस्वीर उनके सामने की। तस्वीर देखते ही अब्बू की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने फौरन अपनी नज़रें झुका ली। ये लड़का बिल्कुल तुम पर गया है, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। फिर मैंने उनसे वो सवाल किया जो मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। अब्बू, आपने मुझसे फरिया की तालीम की हकीकत क्यों छुपाई? क्यों नहीं बताया कि वो मेडिकल की तालिबा थी? ये सुनकर अब्बू मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कुराहट में शदीद गहराई थी। ये तुम्हारी सज़ा थी मेरे बेटे। तुमने जिसे जाहिल समझा वो शादी के वक्त ही मेडिकल की तालिबा थी। वो बहुत सहीन थी और तुम्हारे निकाह के बाद भी वो खामोशी से अपनी तालीम जारी रखे हुए थी। अब्बू ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक उस्ताद की सी तेजी थी। तुमने उसे उसकी मेहनत के दौरान अकेला छोड़ दिया और नफरत दी। तुमने उसके किरदार, उसके गांव के पस मंजर और उसके मोटापे का मजाक उड़ाया। तुमने उस पर जुल्म किया। उमर, जब तुम अमेरिका चले गए तो मैंने उसे हौसला दिया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। मैंने उसके प्रोफेसरों से बात की और उसे यकीन दिलाया कि तुम्हारे बगैर भी उसकी एक जिंदगी है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, और आज तुम उसके काबिल नहीं रहे कि तुम उसे बीवी तस्लीम कर सको। वो एक कामयाब डॉक्टर है, वो एक खुददार माँ है, और तुम एक नाकाम शौहर और एक गुनहगार बाप। मैंने फरिया का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो मेरी भतीजी होने के साथ साथ मेरी बहू भी थी और मैं उसे मजबूत देखना चाहता था। ये सुनकर मुझे शदीद सदमा पहुंचा। मेरे बाप ने मुझसे हकीकत छुपाई थी ताकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो। वो खामोश तमाशाई नहीं थे, बल्कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ थे। मेरे तमाम गलत फैसले, मेरी अना और मेरी बद तहजीबी एक ही जुमले में मुझ पर पलट आए। फरिया ने तलाक के बाद अपनी तालीम मुकम्मल की, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप ली और अहमद को जन्म देकर उसे अकेले पाला। उसने न सिर्फ अपना वज़न कम किया बल्कि एक बैनुल अक़वामी सतह की डॉक्टर बनकर अपना मकाम बनाया। मैंने अपनी अना और बद तहजीबी में एक हीरे को ठुकरा दिया था। मुझे बताएं अब्बू, अहमद मेरा बेटा है ना? फरिया ने झूठ कहा कि उसका बाप मर चुका है। मैंने इल्तिजा की। अब्बू ने सुकून से जवाब दिया, फरिया ने दर हकीकत झूठ नहीं कहा उमर। जिस शख्स ने उसे अपना हक नहीं दिया, उसे नफरत से छोड़ा, उसकी तौहीन की, उसका बाप होना भी एक तरह से मर चुका होता है। अहमद के लिए उसके बाप का वजूद नहीं, ये उसका सच है। उनके अल्फाज मेरे दिल को छलनी कर गए। मैंने अपने बाप के कदमों में गिरकर रोते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दें अब्बू। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं फरिया और अहमद को वापस लाना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दें। मेरे अंदर की नफरत की जगह पछतावा, शर्मिंदगी और उसके लिए गहरी मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। मुझे फरिया की कामयाबी पर फ़ख्र महसूस हो रहा था और मुझे अपने आप पर शदीद शर्मिंदगी थी। अब्बू ने पहली बार मुझे गले लगाया, मगर उनके गले लगाने में अब वो पुरानी शफकत नहीं थी, बल्कि एक सबक आमोज सख्ती थी। उन्होंने कहा, जाओ अपना आप साबित करो, उसकी मोहब्बत, उसकी इज्जत और उसका एतमाद दोबारा जीतो। ये एक मुश्किल रास्ता होगा, लेकिन अगर तुम वाकई बदल चुके हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मुझे अपने बाप का प्यार दोबारा हासिल हो गया था, मगर अब मेरा अगला और आखिरी इम्तहान फरिया के सामने था। अब्बा से मुलाकात के बाद मैं फ़ौरन अमेरिका वापस आ गया। मेरे दिल में नदामत और एक नए अज़म की आग रोशन थी। मेरी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ फरिया का एतमाद और अपने बेटे अहमद का प्यार हासिल करना था। मैंने अपने करियर से एक वक्फ़ा लिया और दिन रात सिर्फ फरिया के क्लिनिक के बाहर इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में हर रोज़ ताज़ा फूल होते और मैं कई हफ्तों तक वहीं खड़ा रहा, बारिश हो या तेज़ धूप। मैंने हर रोज़ उससे मुलाकात की दरख्वास्त की। हर सुबह क्लिनिक खुलने से पहले एक माजरतनामा, एक फूलों का गुलदस्ता उसके डेस्क पर रखवाता, मगर वो मेरी हर कोशिश को सख्ती से टाल देती। उसका रवैया एक पत्थर की दीवार की मानिंद था, जिस पर मेरे पछतावे के अल्फाज कोई असर नहीं कर रहे थे। एक दिन मैंने देखा फरिया क्लिनिक से तेज़ी से निकल कर जा रही थी। मैंने दलेराना कदम उठाया और उसका ताक़ुब किया। जब वो एक पब्लिक पार्किंग में अपनी गाड़ी के करीब पहुंची तो मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया। उसने हैरत और गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुम्हें क्या हो गया है उमर? उसने गुस्से से सरगोशी की। तुम मुझे हिरासा कर रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुला लो, मैंने फ़ौरन कहा। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, अहमद के बारे में, हमारे बारे में। मैंने उसे ज़बरदस्ती मगर एहतियात से उसके हाथ से पकड़कर करीब के एक छोटे से कैफ़े में ले गया। वो सख्त नाराज़ थी, लेकिन मैंने उसके बाजू को इतना मजबूती से थाम रखा था कि वो मुज़ाहिमत न कर सकी। कैफ़े के एक पुरसुकून कोने में मैंने उसे बिठाया और आहिस्ता से उसके सामने मेज़ पर झुक गया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है। मैंने तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुँचाई, तुमसे तुम्हारा हक छीना। मैंने तुम्हारे वजूद को मुसलसल नज़रअंदाज किया, सिर्फ अपनी अना की वजह से। मेरी आवाज़ भारी थी
जैसे हर लफ्ज एक एतराफ़ जुर्म हो। मैंने गहरी सांस दी। लेकिन अहमद मेरा बेटा है, मैं इस रिश्ते से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। और तुम मेरी पहली बीवी हो। मुझे एक मौका दो, एक नए सिरे से। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे झुकने वाला कदम उठाया। इंतहाई आस्तीगी से उसके हाथ पर बोसा दिया। ये मेरी तरफ से तस्दीक में गलती था। मेरे इस एतराफ़ के बाद फरिया के चेहरे की सख्ती में दरार पड़ी। उसकी आंखों में भर आने वाले आंसू वही थे जिन्हें वो पिछले 5 साल से रोक रही थी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था उमर, उसने टूटती हुई आवाज में कहा। तुम्हारी नफरत ने मुझे टुकड़ों में बांट दिया। मैं हर रात खुद को यकीन दिलाती थी कि मैं तुम्हारे बगैर मुकम्मल हूं, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा वो हक नहीं दूंगी कि तुम मुझे तोड़कर चले जाओ। फिर वो रुकी और पहली बार हकीकत पूरी तरह बयान की, जिसे सुनने की शायद मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। हाँ, ये सच है, अहमद तुम्हारा बेटा है, उसने नजरें झुकाकर कहा। लेकिन तुमसे तलाक के बाद मैंने अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश की। मैंने डॉक्टर हाशिर से शादी की थी। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उसकी आंखों में एक नमी उभरी। 1 साल पहले उनकी मौत हो गई और मैं दोबारा अकेली रह गई। तुमसे नफरत के बावजूद मैंने अहमद को एक मजबूत घर देने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनते हुए मेरा दिल जैसे अपनी जगह डूब गया। मुझे अपनी गलतियों का वजन पहले से कहीं ज्यादा महसूस हुआ। मैंने आहिस्ता से कहा, फरिया, अगर मुझे उस वक्त अकल होती तो मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। मैं अब वो शख्स नहीं रहा। सारा को तलाक देना मेरी सजा थी। उस रिश्ते ने मुझे समझाया कि असल रिश्ते की कदर क्या होती है। मुझे अब सिर्फ एक घर चाहिए। तुम और अहमद अगले कई महीने मेरे लिए एक इम्तहान बन गए। मैं हर रोज उसकी क्लिनिक जाता, कभी पानी ले आता, कभी अहमद को खिलौने देता, कभी उसके लिए आयरन शुदा कोट रख देता। मैंने अपने प्यार को उस पर थोपने के बजाय उसके एहतराम से मुंसलिक कर दिया। मैंने उसे बार बार ये यकीन दिलाया कि मेरा झुकाव किसी याद के लिए नहीं, डॉक्टर फरिया के लिए है, जो मजबूत, ज़हीन और बावकार है। मैंने उसे वो रकम देने की कोशिश भी की जो कभी उसके हक की थी, मगर उसने सख्ती से इनकार कर दिया। डॉक्टर फरिया को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। उसे एक जुमले ने मुझे महसूस करवाया कि वो वक्त के साथ और भी मजबूत हो चुकी है। फिर वो रात आई जब अहमद शदीद बीमार पड़ गया। फरिया को रात भर क्लिनिक पर रहना पड़ा। मैं भी वहीं रहा। बाहर वेटिंग रूम में बैठकर मैंने उसे हर मुमकिन सहारा दिया। सुबह अहमद की हालत बेहतर हुई तो वह हैरान नज़रों से बोली, तुम क्यों नहीं गए उमर? मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैंने एक बार तुम्हें अकेला छोड़ा था, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। माओ साल के सब्र, मुसलसल कोशिश और हर दिन की माफ़ी ने बिलाखिर उसका दिल नरम किया। उसे मेरी आंखों में नियत का वजन दिखाई देने लगा। फिर एक दिन पार्क में अहमद खेलते हुए मेरे पास आया और पहली बार मुझे पापा कहा। वो लम्हा मेरे वजूद के किनारों तक रोशनी भर गया। फरिया ने मुस्कुराकर मुझे इजाज़त दी कि मैं अपने बेटे को गले लगा सकूं। हमने घर वालों की मौजूदगी में एक छोटी पुरखुलूस तकरीब में दोबारा निकाह किया। इस बार हमने एक दूसरे के हाथ मजबूती से थामे, न पछतावे के साथ बल्कि उम्मीद के साथ। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अहमद को एक मजबूत, मोहब्बत भरे घर की ज़रूरत है और हम उसे वो घर देंगे। आज मैं एक कामयाब इंजीनियर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा असल तारुफ यह है कि मैं एक पछतावे से बदला हुआ शौहर और एक फख्र से भरपूर बाप हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।